प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। प्रोग्राम शुरू होने से चंद लम्हे पहले यह खबर आई है कि जो 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाब होगा, वो 9 हलके जहां पर स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर कर लिए थे तहरीक इंसाफ के अरकान के, 11 इस्तीफे मंजूर किए थे, उनमें से 9 वो लोग थे जो इलेक्शन लड़के आए थे। अब वहां पर इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने ये फैसला किया है कि 9 के 9 हलकों में वो खुद मैदान में उतरेंगे। ये फैसला तहरीक इंसाफ की तरफ से क्यों किया गया है, क्या सोचकर किया गया है, इसका क्या फायदा या नुकसान होगा, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ गुज़श्ता 2 दिन के अंदर अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसको देख के लगता है कि तमाम सियासी जमातों ने अब सियासी लड़ाई जो है वो अदालतों में जाकर लड़ने का फैसला कर लिया है। अब गुज़श्ता रोज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हुकूमत ने किया था और डिक्लेरेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने का फैसला किया था। और फिर आज ये हुआ है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसने मुश्तरका तौर पर फैसला करके स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए से एक जो है वो रेफरेंस भिजवा दिया है इलेक्शन कमीशन में और कहा गया है तोशाखाना की बुनियाद पर इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो उनका फैसला आया था चंद दिन पहले, उसके खिलाफ जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए अपील जो है वो बिल्कुल तैयार कर ली है। आज उसकी शायद मंजूरी हो और एक आध दिन में वो चली जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरखास्त दी, लेकिन वो वापस ले ली। और आज एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है वो दरखास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करा दी। अब ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ ने जमा कराने के बाद यह फैसला किया होगा कि तहरीक इंसाफ को नहीं जाना चाहिए इस केस में, बल्कि किसी प्राइवेट शख्स के जरिए से जाना चाहिए। जैसे उन्होंने पहले भी ये कहा जब काजी फाइज़ साहब का मामला आया था, बाद में इमरान खान साहब ने कहा कि हमें उसमें फरीक नहीं बनना चाहिए था, कोई और फरीक बनता तो अलग बात थी। तो शायद ऐसा लगता है कि यहां पर भी ये फैसला हुआ है। उधर फवाद चौधरी साहब ने यह भी ऐलान किया कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए भी हम अदालत के पास जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि सारी जो लड़ाइयां हैं, और फिर काफ लीग जो है वो भी गई हुई है। चौधरी शुजात साहब जो है वो चले गए इलेक्शन कमीशन के पास। उन्होंने कहा कि जी इनको गलत हटाया गया है, पार्टी के सेंट्रल वर्किंग कमेटी के पास तो ये इख्तियार ही नहीं है। उस पर भी अब समाअत हुई है। तो अब इस तरह के जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में और जो मुख्तलिफ अदालतें हैं मुल्क की, इलेक्शन कमीशन की जो अदालत है, वहां पर ये मामला किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मेरे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। शैला रजा साहब हमें ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजकार हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। कंवर दिलशाद साहब, 2-3 चीजें जरा सबसे पहले मैं आपसे जान लूं। एक तो जो अभी खबर आई है, ताजा खबर, उसके मुताबिक इमरान खान साहब 9 हलकों में खुद इलेक्शन लड़ेंगे। कानून तो शायद उन्हें नहीं रोकता। पिछले भी जब जनरल इलेक्शन हुआ था 2018 के, तो उसमें उन्होंने 5 हलकों में खुद इलेक्शन लड़ा था। एक सीट फिर मियांवाली की रखी, 4 उन्होंने छोड़ दी और 4 में जिमनी इलेक्शन हुआ। तो कानून इस पर नहीं रोकता, रवायत क्या है और इसका आपके ख्याल में क्या फायदा या नुकसान होता है सियासी जमात को? देखिए, असूली तौर पर तो इमरान खान जो है वो 272 सीटों पर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी कौमी असम्बली की 272 सीटें हैं और 272 की सीटों पर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने फैसला किया है कि 9 हल्के जो खारिज किए गए हैं, अपनी 20 सीट तो नहीं हुए, बाकायदा उनके इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, उस पर अगर इमरान खान में इंतखाब लड़ना चाहते हैं तो उस पर एक रवायत है इखलाकी तौर पर कि पाकिस्तान की पहली बड़ी माशी तौर पर बड़ी बुरी हालत है। तो ये अपने रजाकाराना तौर पर जो 8 हलकों के जो अखराजात है वो तकरीबन 16-18 करोड़ बनते हैं, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जमा करा दें और एक हल्का का जो है सरकारी खर्च वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अदा करने का प्रबंध है। तो ये एक बड़ा अच्छी रवायत हो जाएगी कि इमरान खान साहब ने 9 हलकों में इलेक्शन लड़ा और 8 हलकों के अखराजात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को पेश कर दिए। बहुत अच्छे नहीं, लेकिन कानूनी तौर पर चलें, ये कहने के लिए तो ठीक है कंवर दिलशाद साहब, लेकिन कानूनी तौर पर जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ता है वो ज़रे जमानत तो जमा कराता है ना, और अगर वो 1/4 वोट ना ले सके तो फिर उसकी ज़रे जमानत जब्त भी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं जमानत जब्त हो गई। तो ये तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने जो भी फैसला किया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान ने, वो फीस तो वसूल की जाती है। आप मजीद किस फीस का तकाजा कर रहे हैं इमरान खान से? वो फीस तो 30,000 रुपए फीस है। जी, 30,000। और जो आपकी गलत है वो 30,000 है। खर्चा 2.5 करोड़ खर्चा होगा ना एक कॉन्स्टिट्यूंसी पर, 2.5 करोड़। बहरहाल हाँ, वो तो कोई बात नहीं। इससे ये फायदा होगा इमरान खान साहब को कि पूरे इन हलकों में 9 हलकों में उनकी कामयाबी के चांसेस तो बहुत नजर आ रहे हैं। एक इस पर रेफरेंडम हो गया, मिनी रेफरेंडम हो गया इमरान खान साहब के लिए, और जो उन्होंने फैसला किया बड़ा दुरुस्त फैसला किया और आवाम की नब्ज सब के फैसला किया है। तो वो बड़ी एक सियासी हिकमत अमली के तहत अपनी ताकत, पावर और शो दिखाना चाहते हैं
कि मैं 9 हल्कों में कामयाब हो गया, दुनिया में रिकॉर्ड क्या हो जाएगा कि पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म ने इंतखाब लड़ा और 9 हल्कों में कामयाब हो गए। तो यह साथ, तो ये बहुत अच्छी सोच है उनकी, बड़ी है। इस तरह की पता नहीं अमल करना। अच्छा, चलें पहले जरा इस पे मैं जो इमरान खान के खिलाफ न्यायालय का रेफरेंस किया है, बुनियाद बात तो मैंने आपसे उस पर करनी थी, और फिर जो काफ लीक चोरी शुजात का मामला है उस पर, ये दोनों बातें मैं आपसे बाद में पूछता हूं। पहले सदाकत अब्बासी साहब से के सामने ये सवाल रख दें। भाई साहब, ये क्या सोचकर फैसला किया गया कि इमरान खान साहब 9 के 9 इलेक्शन खुद लड़ेंगे, 9 हल्कों में खुद लड़ेंगे? क्योंकि अभी जो 17 जुलाई को इलेक्शन हुए हैं ज़िमनी इंतखाबात सूबाई असम्बलियों के, उसमें तो ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो बहुत ज़्यादा है और लोगों ने उनको वोट किया है, और ये दोबारा से आप जो है वो इसको आवाम को आजमा सकते हैं। ये किस बुनियाद पर फैसला हुआ कि नहीं, किसी और को मैदान में नहीं उतारेंगे, इमरान खान खुद लड़ेंगे? असद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो के लिए बुलाया। मैं थोड़ी देर में आपके कैमरे के सामने भी आ जाऊंगा। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल ही हमारे खिलाफ, बिल्कुल ही आंखें ही उसने बंद कर ली हैं। वो अंधा, कानून अंधा होता है लेकिन वो हमारे खिलाफ अंधा हो गया। अभी ये जो हमारे, पहली तो बात है कि ये इन्होंने सिलेक्टेड, ये जो हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसने हम सब 155 लोगों ने इकट्ठे इस्तीफे दिए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस्तीफे हमारे असेंबली में खड़ा होकर पेश किए, तो उन्होंने एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई, एक बेईमानी से, धोखाधड़ी से सीटें चूज करके ये जो है इस्तीफे कबूल किया। हम समझते हैं कि ये कानूनी तौर पे गलत है कि आपका या तो सबके इस्तीफे कबूल होने चाहिए या सबके नहीं होने चाहिए। हमारा मौक़िफ़ यह है कि कासिम सूरी अब्बास साहब, ऐसे में तो आपको बॉयकॉट कर देना चाहिए। आपने तो पहले इलेक्शन, आप तो इन असेंबली में जाना नहीं चाहते, आपके पास एक और जवाब मौजूद है। नहीं, मैं पहले पिछली बात मुकम्मल कर लूं, मैं इलेक्शन कमीशन पे बात कर लूं। फिर ये हमारे जो लोग हैं ये कोर्ट में गए और कोर्ट में अभी तक केस चल रहा है, और इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती से शेड्यूल जारी कर दिया, ताकि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि ये जो इम्पोर्टेड टोला बैठा है ये इनको कोई ना कोई फायदा पहुंचाना चाहता है। अब अगली बात है, हम इस इलेक्शन को ना होने देना चाहते हैं, ना हम इसको सीरियस लेते हैं, और ना हम इनकी किसी साजिश को कामयाब होना देना चाहते हैं। तो अब जितने कौमी असेंबली के ये सीटें खाली करेंगे, सब पे इमरान खान लड़ेंगे, एक सीट छोड़ेंगे, बाकी सारी वो खाली कर देंगे, फिर ये इलेक्शन कराएंगे, फिर ये कराएंगे, फिर ये कराएंगे। ये पाकिस्तान तो के तो फिर भी हो सकता है ना बात साहब, यही तो मैं सवाल कर रहा हूं कि ये भी तो मुमकिन है ना, आप 9 सीटें लड़ें, अपने उम्मीदवार खड़े करें, 9 जीतें और 9 के 9 खाली कर दें, दोबारा फिर ज़मीनी इलेक्शन हो जाएगा। आप नहीं जाना चाहते ना, ये भी तो मुमकिन है। वाई इमरान खान खुद? असदुल्ला, ये मेरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। मेरे मुखालफों ने मुझे पूरी तरह इदारों के साथ मिलके मुझे कॉर्नर करने की कोशिश की है, क्योंकि उनको पता है कि मैं इस वक्त मेरी पार्टी का वो वोट बैंक है, वो सपोर्ट है, वो आवाम खड़ी हो गई है कि उनका हर हरबा नाकाम होता है। ये तो मेरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, आइन और कानून के अंदर रह के मैंने उनकी साजिश को नाकाम करना है। उसके लिए हमारा ये डिसीजन है कि अगर वो 50 हल्के खाली करते हैं तो हम उन्हें कहते क्या है कि भाई क्यों इलेक्शन चाहते हो 6 महीने के लिए? आप कह रहे हैं कि 6 महीने चलाना है, हम कहते हैं पूरा इलेक्शन कराओ, पाकिस्तान को नया मैंडेट दो। जो कुछ आपने मईशत का कर दिया है, जो कुछ मुल्क के इदारों का कर दिया है, जिस तरह आपने लोगों के हकूक, सिविल राइट्स जो है वो खराब किए हैं, जिस तरह आपने जो सियासी कारकुन है उनको पर्चे कराए हैं, उनकी चादर चारदीवारी खराब की है आपने, यानी मुल्क को एक फाशिस्ट स्टेट बना दिया है, मीडिया पे पाबंदियां लगाई हैं, मीडिया पसंद के खिलाफ जो आपकी कार्रवाई है। चलें जरा इस पर अब्बास साहब, बहुत सारी चीजें जिस पर गुफ्तगू करनी है, क्योंकि कुछ मामला में आप अदालतों के पास चले गए, कुछ मामला में आपके मुखालिफ जो सियासी हरीफ हैं वो चले गए अदालतों के पास। तो एक मैं ब्रेक ले लेता हूँ, नज़ीर गालिब साहब की इस पर राय लेकर फिर मैं वापस आपके पास आ जाता हूँ। और यही सवाल मैंने कंवर साहब के सामने भी रखना है कि अब मामला या तो इलेक्शन कमीशन के पास हैं और कुछ मामला उसके खिलाफ जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास हैं, कुछ केसेस चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, कुछ मामला हम देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में जाना चाह रहे हैं। तो क्या हो रहा है अदालतों के अंदर? सारी सियासत अदालतों में हो रही है। एक ब्रेक लेते हैं, जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे इमरान खान साहब के उस फैसले के हवाले से कि जितने ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 9 हल्कों में सितंबर के आखिरी हफ्ते में, उसमें इमरान खान साहब खुद बतौर उम्मीदवार हिस्सा लेंगे तमाम 9 हल्कों में। ये नज़ीर गालिब साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब ने फरमाया कि ये हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है।
और हिकमत अमली के तहत हम ये कर रहे हैं। आपको इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सियासी हिकमत अमली कैसी लगी? हिकमत अमली ज़ाहिर है उन्होंने बनाई है, और अपनी सियासी हिकमत अमली बनाने का हर पार्टी को अपना अख्तियार भी है, हक भी है। जो कानून के दौरे में हो वो कर सकते हैं, और ये कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं है जो नहीं कर सकते हैं। एक से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं और इमरान खान भी खड़े हो सकते हैं। अच्छा, वो जीत जाते हैं। पहली बात तो यह है कि जीत जाते हैं तो एक तरफ वो उन्होंने कौमी असम्बली में हल्फ उठाया हुआ है, एक सीट उनके पास पहले ही मौजूद है और उस सीट पर वो अब भी MNA हैं। तो इसका मतलब है दूसरी किस सीट पर, उस सीट को छोड़कर दूसरी किसी सीट पर हल्फ उठाने के लिए कौमी असम्बली में जाएंगे? तो नहीं जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब यह है कि वो जीतने के बाद सीटें छोड़ देंगे ताकि फिर एक नए सिरे से इंतखाबात, नंबर 1। अच्छा, मीनवाइल एक और कार्रवाई होती है। मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि यहाँ का सियासी अमल जो है उसका जो किबला काबा है वो चेंज हो जाए, या इलेक्शन कमीशन हो जाए या अदालतें हो जाएं। ये मैं जो पार्लियामेंट है उसको सुप्रीम इदारा समझता हूँ। स्टेट का सबसे सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट है, और जिसको बेतौकीर किया जा रहा है, और उसमें हुकूमत भी शामिल है, अपोजिशन भी शामिल है, इमरान खान भी शामिल है और बाकी फरीक भी शामिल हैं जो पार्लियामेंट को बेतौकीर कर रहे हैं। इमरान खान तो कई बार लानत भेज चुके हैं पार्लियामेंट के ऊपर, और फिर भी वो पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, और उस लानत के तौक के बारे में फिर परेशानी होती है कि जनाब आप कैसे इसको दोबारा आपने हासिल किया जाए। ये इस तरह का अमल जो है, मैं सिर्फ एक मफरूज़े पर बात को करता हूं कि फ़र्ज करते हैं कि इलेक्शन से पहले ये जो प्रोसेस शुरू हो रहा है और उनकी नाअहली का फैसला आ जाता है, उसके लिए हुकूमत ने अप्रोच किया हुआ है, इलेक्शन के लिए एक तारीख मुकर्रर हुई है। उससे पहले अगर अदालत ये फैसला करती है कि इमरान खान इस बुनियाद पर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग पर या गैर मुल्की फंडिंग पर या गैर मुल्की शहरियों से पैसे लेने पर, वो 1 रुपए है, 1000 है, 2000 है, 10,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, 5 लाख हैं, जो भी हैं, उसके लेने पर वो डिस्क्वालीफाई हो गए। कंसील ऑफ फैक्ट करने पर हो गए, बाकी सारी बातें छोड़ें, कंसील ऑफ फैक्ट पर डिस्क्वालीफाई हो गए। नवाज शरीफ भी तो इसलिए डिस्क्वालीफाई हुए थे कि जनाब उन्होंने कंसील ऑफ फैक्ट किया था, वो खत छुपाया था कि मेरे बेटे ने मुझे खत दिया है जिसके तहत मैं उनके इदारे में 10,000 दिनार पर मुलाजिम हो गया हूं। वो खत नहीं दिखाया था, इस पर वो डिस्क्वालीफाई हो गए। अगर कंसील ऑफ फैक्ट पर इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो गए, अगर बहुत ज्यादा अगर हो गए तो फिर क्या होगा? फिर वो सारी सीटें किस तरह से इलेक्शन में होंगी जिस पर 10 सीटों पर इलेक्शन, 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे होंगे। ठीक, सही है, ये सवाल आपका ठीक है, लेकिन बुनियादी तौर पर तो जाहिर उनकी हिकमत अमली ये है कि वो पार्लियामेंट देना नहीं चाहते और चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ जाएं। तभी वो चाहते हैं कि ये सीटें जीत के वो दोबारा रिज़ाइन कर दें और फिर से यहाँ पर 2 महीने की तारीख मिल जाए ज़िमनी इलेक्शन के लिए, और यूँ वक्त गुजर जाए और यहाँ पर इलेक्शन हो। लेकिन एक सवाल जो आपने उठाया यहाँ पर कमर दिलशाद साहब, मुझे ये बताइए कि जो नाअहली का रेफरेंस तोशाखाना की बुनियाद पर स्पीकर साहब ने जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके इमाम पर या उनकी तरफ से मुश्तरका तौर पर भेजा है, इसमें क्या स्कोप आपको नज़र आता है? तोशाखाना का मामला, यानी इलेक्शन कमीशन के पास किन हवालों से किसी को नाअहल करने का इख्तियार होता है, और क्या इस बुनियाद पर जो भेजा गया है आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान को नाअहल कर सकता है? जनाब ये कौमी असम्बली के स्पीकर ने भेजा है जी, और कौमी असम्बली का स्पीकर ने आईनी तौर पर जो अपना रेफर किया है उसको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने विद इन 30 डेज में फैसला करना है। अगर किसी और जराए से आता या किसी हुकूमती वजीर की तरफ से आता तो ठीक है, 3, 4, 6 महीने तक फैसला ना होता, लेकिन ये कौमी असम्बली। राइट सर। अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ कथा कलामी के लिए सर, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रही है, ब्रेक के बाद वापस आ जाते हैं। शैला साहब ने ज्वाइन भी कर लिया और सदाकत अली बासी साहब जो हैं वो भी वीडियो पर आ गए। मैं मगर शैला साहबा के सामने वही 2 चीज़ें रखना चाहता हूं जो फवाद चौधरी साहब ने की हैं। एक तो बराह रास्त शैला साहबा उसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, वजारत खारजा के साथ है, क्योंकि जो वज़ीर खारजा है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है। वो कहते हैं ये वजारत खारजा को वजाहत करनी चाहिए कि जो अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक के लिए पाकिस्तान की सरजमीन या पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है या नहीं हुई, ताकि क्योस ख़त्म हो, आवाम में बड़ी बेचैनी पाई जाती है। दूसरा वो इस हुकूमत
को, जिसका आप भी हिस्सा हैं, उसको फाइनल आखिरी अल्टीमेटम देने के लिए वो 48 घंटे के अंदर अंदर इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े इज्तिमा का ऐलान करने जा रहे हैं। इस पर रद्द-ए-अमल क्या है आपका? मैं ये समझती हूँ कि और उसने जी शैला साहबा की ऑडियो ड्रॉप हो गई है। अब इसमें एक तरफ तो सदाकत भाई साहब समझ नहीं आ रही, एक तरफ आप कह रहे हैं कि 1 महीने से ज्यादा हम इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे, आखिरी अल्टीमेटम देने आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप अगला इलेक्शन भी लड़ रहे हैं जो सितंबर के आखिरी महीने में जो होने जा रहा है, यानी जो 1 महीने के बाद होना है। तो आपको अपनी तहरीक की कामयाबी का खुद एतबार नहीं है, उस पर एतमाद नहीं है? नहीं, इस तरह नहीं होता। इलेक्शन का ऐलान हुआ है, आपको समझ तो आ गई हमारी स्ट्रेटजी कि अगर हम 9 हलकों से इमरान खान साहब को लड़ाना चाहते हैं तो आपका क्या ख्याल है? हम चाहते हैं कि ये हुकूमत चले या ये सिस्टम चले, लेकिन एक तरीका होता है पॉलिटिकली, हम अपनी स्पेस नहीं देना चाहते और हम इनको और शर्मिंदा करना चाहते हैं कि आप जितना जितना इमरान खान को रोकेंगे। आप मुझे बताएं इस हुकूमत की क्या इज्जत रह जाएगी कि 9 हलकों पे सीट और 9 हलकों पे इमरान खान जो इनको वैसे डरावना ख्वाब बना हुआ है इनके लिए, वो अगर जीत के आ जाएगा तो ये क्या मुंह दिखाएंगे पब्लिक को, ये क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को? दुनिया इनको कहेगी नहीं कि आप वाकई और अगर ये काउंटर प्रोडक्टिव भी तो हो सकता है ना बासी साहब, ये भी हो सकता है कि लोग इस इलेक्शन को गैर संजीदा लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गैर संजीदा लें, आम लोग पब्लिक गैर संजीदा लें और वो समझें कि जी ये तो तहरीक इंसाफ खुद संजीदगी से नहीं लड़ रही, तो हमें जाकर वोट देने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हम वोट देंगे भी तो भी असेंबलियों के अंदर तो इमरान खान साहब ने जाना नहीं है और पता नहीं वो कौन सी सीट रखें और कौन सी 8 छोड़ें। तो इस गैर यकीनी की सूरत हाल में जो टर्न आउट है वो कम भी तो हो सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव भी तो हो सकता है आपके लिए। असदुल्ला बड़े अच्छे साफ़ी हैं, आपको लोगों की इमरान खान से अटैचमेंट का अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में इनकी रोज़ कहाँ पे टांगती है इमरान खान की शोहरत से। आपका क्या ख्याल है कि अभी जो हमने पंजाब में किया, सारी 14 पार्टियां इकट्ठी थीं, उसके बाद पता नहीं और कौन कौन कहाँ से इनको सपोर्ट कर रहा था, सबको आवाम ने मलिया मेट कर दिया। हमने उस कैंपेन को जस्ट एक टेस्ट केस के तौर पे लिया ताकि हम इस हुकूमत को मजीद डराएं। अब 9 सीटों पे आप सोचें कि हम असेंबली में आएंगे और इस इलेक्शन कमीशन का मजाक देखें कि 9 सीटों पे इमरान खान 1 सीट रखेंगे और अगले दिन बाकी 8 पे फिर री इलेक्शन हो जाएगा, उस पर हम 8 पे इमरान खान को लड़ाएंगे, फिर हम 1 इनको कराएंगे और ये खेलता रहेगा इलेक्शन कमीशन इनके हाथों में और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इसका चलाएगी। इसका चलेगा नहीं। जितने भी लोग इस वक्त इस इम्पोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको पता है कि ये फेल हो चुकी है, उन सबको पता है कि मईशत इनके कंट्रोल से बाहर है, उन सबको पता है कि 6% की ग्रोथ इमरान खान दे रहे थे। इमरान खान पंजाब और केपी में हेल्थ कार्ड भी दे रहे थे, इमरान खान एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहे थे, इमरान खान रेमिटेंसेस भी रिकॉर्ड पे ले गए थे, एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा था, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही थी, आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी बूम पे थी। तो ये नहीं, लेकिन मसला ये है कि जो अल्फाज अभी इस्तेमाल किए हैं, मैं अगर आप इजाजत दें तो सही है, बिल्कुल ठीक है, मगर नज़ीर लगारी साहब अभी फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर ये चीफ इलेक्शन, और पहले इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि अगर ये चीफ इलेक्शन जो है इनके मातहत इलेक्शन होंगे, इनके तहत इलेक्शन होंगे तो हम मुस्तरद कर देंगे इन इलेक्शंस को। और दूसरा वो चाहते हैं कि एक और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त देकर वापस भी ले ली है, न जाने क्या सोचकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, तो मैं अभी बात साहब से पूछूंगा। लेकिन आपको मामला किधर को जाते नजर आ रहे हैं? इलेक्शन चाहिए कि तारीख चाहिए 1 महीने के अंदर अंदर, लेकिन इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इनके और इन मेंबर्स के तहत ये इलेक्शन कबूल नहीं होंगे तहरीक इंसाफ को, क्या हालात होते हुए नजर आते हैं लगारी साहब? देखिए, एक बात यह है कि ये नौजवानों के अंदर एक नशा आया था लीडरशिप का, होता है। हमने इस तरह के रोमांस देखे हैं, सियासी रोमांस, हमारी नज़र से दुनिया के कई ममालिक में इस तरह के सियासी रोमांस देखे भी हैं और टूटते हुए भी देखे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने टूटते हुए नहीं देखे हैं, और इनने तो ये खुद अपने रोमांस तोड़ने के लिए सारे बंदोबस्त खुद कर लिए हैं। और ये नहीं है कि आपको अगर याद आए जनवरी और फरवरी तो फिर आपको आगे भी याद आएगा कि अक्टूबर और नवंबर में क्या होगा। ये सारी चीज़ें हैं, खेलने इन सारे असरे में लोगों की नफ्सियात के साथ खेलने का एक अमल है। और ये जिन लोगों को कह रहे थे कि मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं, और जिन लोगों को कह रहे थे कि न्यूट्रल जानवर होता है, और जिन लोगों के बारे में इनके कमेंट्स थे, अगर वो उस दौर में आज से
3.5-4 साल पहले अगर वो मशीनें न बैठी होती, अब तो 4 साल होने वाले हैं, 4 साल से ऊपर ही हो गए, अगर मशीनें न बैठ गई होती हैं और आरटीएस मशीनें न गैर फाल हो गई होती तो ये सूरत हाल ना होती। ठीक है, एक सूरत हाल पैदा हुई है, एक सूरत हाल पैदा की गई है और इसमें इनके करिश्मे से ज्यादा जादूगरों की जादूगरी है और वो इस तरह की जादूगरी माजी में कई जगहों पर करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। ये देखते हैं हम आगे और कितनी ये जादूगरी चलती है, लेकिन ये देर पा जादूगरी नहीं मगर है। अभी जो 17 सीटें ये कि पाकिस्तान का अभी जो 15 सीटें 17 जुलाई को जीती हैं लगारी साहब, उसमें भी आप जादूगरों की जादूगरी देखो। उनमें से उनकी 20 सीटें थी, उनमें से 5 सीटें उन्होंने लूज की हैं, 5 सीटें उनकी ज़ाय हुई हैं। और दूसरा ये कि कई सीटों पर ये यकीनी हार रहे थे, एक ही पार्टी के 2-2 मेंबर। तहरीक इंसाफ की 9 सीटें थी उसमें से सर, तहरीक इंसाफ ने भी 5 सीटें गेन की है ना, क्योंकि वो 11 सीटें आजाद उम्मीदवारों की थी, इनके अपने 11 उम्मीदवार वहां से हारे थे, तो 9 जीते थे। ये आजाद उम्मीदवार खरीद लिए थे, आजाद उम्मीदवार भी इनके साथ शामिल हो गए। चले साहब, आपसे मैंने 2 सवाल किए थे। सर 1 मिनट इजाजत दीजिएगा, अब्बास साहब 1 मिनट साहब को जी जुमला कह रहे साहब का जो रोमांस है नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ, मुझे अगर जुमला बोलने दें। लगारी साहब, जो आपका रोमांस है ना पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ, उसमें आप हकायक को भी मसक कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत की 14 पार्टियां मिलके इन्होंने पंजाब में इनको जो थप्पड़ पड़ा है सियासी, और इधर सारी मैनेजमेंट इनके हाथ में थी, हुकूमतें भी इनके हाथ में थी। वो उनका एक रिजेक्टेड वजीर आला बैठा हुआ था और पूरी 2 नंबरी की है और पता नहीं किस किस ने इनको सपोर्ट किया। आप क्या बात कर रहे हैं रोमांस है ये? अच्छा, चलें, सही है, तो आवाम का एक इतना बड़ा रोमांस है, कोई मिसाल ही नहीं है। बड़ा आपका जवाब लेते हैं लगारी साहब से, मैं इस पे कमेंट लेता हूं, लेकिन सदाकत अब्बासी साहब जी सही है, सदाकत अब्बासी साहब, मेरा रोमांस टूट चुका है उन पार्टियों से भी और आपसे भी, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा रोमांस नहीं है उनके साथ। ठीक है, चले। और मैं शैला रजा साहबा, ये दोनों चीजों का जवाब दे दें। एक तो फाइनल अल्टीमेटम जो है वो देने के लिए तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में दोबारा 48 घंटे में जमा हो रही है, ऐलान इसका होने वाला है, अभी फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा वो जा रहे हैं ये कहने के लिए कि भाई आप 9 हल्कों में किस लिए इलेक्शन करा रहे हैं, हमारे 130-32 जितने भी इस्तीफे हैं वो सारे कबूल हो चुके हैं, तो आप 9 में कबूल करके कैसे इलेक्शन में जा रहे हैं, गैर कानूनी है। तो मामला ज्यादा गंभीर नहीं होते जा रहे, कैसे चलेगी ये हुकूमत? अच्छा, पहले तो मैं एक बात ये बता दूं कि नज़ीर लगारी साहब का नाम इमरान या अंसार अब्बासी या मुख्तलिफ नाम नहीं है, ये नज़ीर लगारी हैं, जो एक मुस्तनद सहाफ़ी हैं, जिनकी तारीख पर पॉलिटिक्स पर बहुत गहरी नज़र है। तो थोड़ा सा हमें ज़बान खोलते सबसे क्या कहना चाहिए, हड्डी नहीं होती ज़बान में, ख्याल करना चाहिए कि हम क्या कहते हैं, किस फासले को कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि चलें सभी काबिल एहतराम है वो जिनका आपने नाम लिया है और जो हमारे साथ बैठे हैं, सभी काबिल एहतराम है और सभी मुस्तनद हैं। शैला साहब बिल्कुल सही, आगे चलते हैं जी। आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। सही है, बाकी तो हमें लोग नजर आते हैं, तो वो बात कर रहे होते हैं चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि पहले वक्त जो आपने सवाल किया था, अमेरिका ने खुद कहा है कि उन्होंने काजाकिस्तान के जो उनका अड्डा था, जो पहले उन्होंने खाली भी करा लिया था, उसको इस्तेमाल किया है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, यही बात अगर वजारत खारजा पाकिस्तान की भी कह दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है मेरा ख्याल है। कहना होगा, कोई मौका होगा तो कह देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे ये कहा गया हो। अब कोई भी लीडर ऐसा नहीं है कि एक एब्सोल्युटली नॉट एक आम आदमी को कहे और उसके बाद अपना उसको नैरेटिव बनाने की कोशिश करे, ऐसा कोई भी शौकीन नहीं है। लेकिन ये कि इनको ये मालूम होना चाहिए कि इस ऑफिस का एक तरीक़ाकार होता है। एक 8-10 से जो हैं वो ये चाहते हैं उनको मुख्तलिफ जगह से टैली करने के स्पीकर ऑफिस से जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में भेजे जाते हैं और फिर वो उसके बाद जो है वो एक्सेप्ट होते हैं। तो ये तो आप नहीं कर सकते इमरान साहब के मैं जो बोलूं, जो चाहूं, जो करूं वो आईने पाकिस्तान हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको चलना पड़ता है उस पर। और
क्या फायदा हुआ आपको पंजाब में सीटें जीत के कि एक शख्स जिसने आपकी इतनी बेइज्जती की हो, ये कहा हो कि नैपी बदली जाती थी और ये होता था, उसको आपने वजीर आला बना दिया। कहाँ है आपके इतने सालों की जद्दोजहद से आप कहते हो? तो आम को समझ आ गया है। और अब जो आप बातें कर रहे हैं, एक्सपोर्ट आपके जमाने में थोड़ी बढ़ी, लेकिन उससे डबल इम्पोर्ट है भाई। ये उठा के तो देखो, सारे 76% तक जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ी है। तो उस एक्सपोर्ट के बढ़ने का फायदा नहीं। आप लोग ने फायदे किए, पाकिस्तान को बदनाम किया। अब रोजाना जिस तरह से डॉलर नीचे आ रहा है और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच रहा है, आपकी तो ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। अब जो है वो श्रीलंका और सबकी मिसालें दे रहे थे कि ये होने वाला है। सदाकत भाई साहब, अब ये मुश्किल दिन गुजर रहे हैं पाकिस्तान के, मैशत थोड़ी बेहतर होने वाली है, डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है, रुपया मुस्तकम हो रहा है, तो आपने फिर इस्लामाबाद में जलसों का ऐलान कर दिया है, तो आप पाकिस्तान में मैशत को संभलने क्यों नहीं देते भाई साहब? अच्छा, एक तो ये है कि शैला साहिबा ने कहा कि हमें बहुत बुरा भला कहते थे परवेज इलाही साहब, और आज हमने उनको बिठा दिया। हमने उनको आज नहीं बिठाया, वो पिछले 3.5 साल से हमारे साथ बैठे हुए। मैं बिलावल साहब से पूछूंगा कि उनके अब्बा को जो गले में रस्सी डाल के घसीटना चाहता था, उनके अब्बा का जो पेट फाड़ना चाहता था, उनके अब्बा को जो करप्ट कहता था, वो उसकी कैबिनेट में उसके नीचे कैसे बैठे थे? ये बड़ी इंसल्ट की बात है बिलावल साहब के लिए। जरा बात सुन लें, आपने बात कर ली है ना, जरा बात सुन लें, सुन लें, सुन लें, सुन लें, सुन लें, बर्दाश्त 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 प्लीज प्लीज। शैला साहब, असदुल्लाह अपनी बारी पे मुकम्मल हो जाए, मैं आपके पास आ जाता हूं अपनी बारी पे। अब जी शैला साहब, मैं ये है कि आपको जी हमारा अलायंस है। मैं बिलावल साहब से बड़ा बसद एहतराम पूछता हूँ कि आपके इनको चुप कराए ना, या ये क्या बात है? असद भाई, ये गलत बात है। शैला साहब, एक मिनट दे दीजिए ना, एक दे दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए, मैं आपके पास वापस आता हूँ, फिर आप तफसील से जवाब दे दीजिएगा इसका। अब्बासी साहब, ये तो आप जो कह रहे हैं, मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि मैशत को आप चलने क्यों नहीं दे रहे? इनको याद करा रहा हूँ कि जी, मैं इनको याद करा रहा हूँ कि आपको बिल आखिर ज़ियाउल हक, मौलवी ज़ियाउल हक के जो शागिर्द हैं, उनकी कैबिनेट में बैठ के तो उनके सामने हाथ बांध के खड़ा होना, मेरा ख्याल है बिलावल साहब के लिए बड़ा तकलीफ दे होगा। वो तो कह दिया उन्होंने कि मुल्क के वसीतर मफाद में और आपसे जान छुड़ाने के लिए किया ना, इसका तो कह दिया उन्होंने कि आपसे जान छुड़ाने के लिए ये उन्होंने समझौता किया। 1100 अरब रुपया, अच्छा असद 1100 अरब रुपया माफ कराने के लिए किया। एक मेरे बड़े भाई हैं लगारी साहब, उन्होंने कहा कि हमने अपना रोमांस किया। लगारी साहब, आप उस तरह के बुजुर्ग क्यों हैं कि आप अपने टाइम पे रोमांस एंजॉय करते हैं? आज हमारा रोमांस का टाइम, आप रंग में भंग क्यों डालते हैं? हमें अपना रोमांस एंजॉय करने देना। आपने अपना रोमांस एंजॉय किया, आपका रोमांस फेल हो गया। हमारा रोमांस का भी टाइम है, हमारी जवानी आप हमें क्यों खराब कर रहे हैं? तो बहरहाल वो अपने तजुर्बे की रोशनी में आपको समझा रहे हैं ना कि गलत रोमांस ना करें। सुने सलामत रहें, आपकी नाकाम सलामत रहें, बड़ी अल्लाह आपको बड़ी जिंदगी, अल्लाह मैंने कहा आपके नाकाम की सजा हम क्यों लें? मैंने कहा हमें अपने नाकाम इसके ना डराए ना। अच्छा चले जरा बासी साहब 2 सवालों का जवाब दे दें। जी आप बासी साहब ये बताइए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आप गए और वापस आ गए, क्या सोच कर, ये क्या किया आपने, क्यों नहीं अब आप उनके खिलाफ गए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में? असदुल्ला, हम गए थे, कुछ हमें और सबूत मिल गए। हम कह रहे हैं उनका पक्का काम करें, क्योंकि वो भरपूर नौकरी कर रहे हैं इस वक्त पीडीएम की, पता नहीं किसके कहने पे। तो अभी भी ये नहीं, कोर्ट में है ये केस। हमारे 123 लोगों के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं और वो अभी कोर्ट में हमारे 9 लोग गए और उन्होंने फटाफट शेड्यूल दे दिया कि किसी तरह हम इनकी अक्सरियत बनाएं और ये जो इम्पोर्टेड वजीर आजम है और इसके पास जो कठपुतलियां बैठी हुई हैं पीडीएम की, इनको बचाएं। तो हम समझते हैं कि ये गैर आईनी, गैर कानूनी सारे तरीकाकार है, लेकिन हम अदालती फ्रंट पे, कानूनी फ्रंट पे इनको लड़ेंगे। और ये जो आपने ऐलान किया कि 2 दिन में जलसा है,
2 दिन में जलसा नहीं है, 2 दिन में हम जलसे का ऐलान कर रहे हैं और फिर इंशाअल्लाह सारी नजरें सारी नजरें सारे काफले इंपोर्टेड हुकूमत को अप्रूव करके इंशाअल्लाह ये सितंबर से पहले नए इलेक्शन का ऐलान होगा। लेकिन एक बात है, कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए इंशाअल्लाह इमरान खान 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे और फिर इनको याद आ जाएगी नानी कि हमने क्यों ये गलती की थी, हम क्यों नहीं बड़ा इलेक्शन कराते। और बाकी यह है कि इस वक्त इन्हें कहें ना राना सनाउल्लाह की धमकियां चलेंगी, ना बढ़ के चलेंगी, ना कंटेनर चलेंगे। लेकिन अगर आप 9 के 9 भी जीत जाएंगे तो इससे हुक्मरान इत्तेहाद को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी तो 174 सीटें बरकरार रहेंगी। लेकिन मुझे ये बताएं शैला साहबा, अब ये मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था और अभी भी अब्बास साहब कह रहे हैं कि ये फाइनल अल्टीमेटम देने के लिए तमाम काफिले इस्लामाबाद आ रहे हैं और कहेंगे कि जी 1 महीने का टाइम है या इतने दिन का टाइम है, आप हुकूमत छोड़ें वरना हम फिर अपना जो रास्त इकदाम सवाल किया था तो हम करेंगे। क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी? जी कि गुब्बारों में से हवा निकल चुकी है, रोमांस में जो है वो हीरो जो है वो विलन साबित हो चुका है। दरबार पे भी गया तो चोट चोट की आवाजें आई, मजबूरन बेचारे को कुछ मिनट के फासले पे जो F9 पास था उसमें जाना नसीब नहीं हुआ कि कहीं दोबारा चोट लग जाए। फेक ऑडियो चलाई आपने और वहीं से जो है खिताब करना पड़ा। वो आपके मीडिया सेल की फेक ऑडियोज है, वो नजर आ गया। वो आपको ऐसी चीजें फेक ही लगती हैं, हम टांगे पे टांगती नहीं करते क्योंकि हमें मालूम होता है कि हम सही बोल रहे हैं। और अगर कोई जुमला ऐसे में चल भी जाए इतना सच के जब भी कोई मसला नहीं होता, लेकिन रूहानियत पे हम यकीन नहीं रखते क्योंकि हम समझते हैं कि रूहानियत जो कह रहा है वो रऊनत पे यकीन कर रहा है और उसको कुछ नहीं आता सिवाय इसके कि अपना एक बयानिया बनाना चाह रहा था, वो नाकाम हो गया है। अब जो है वो चाहे 9 सीटों पे लड़े, एक दूसरे की उर्दू की गलतियां निकालने से ज्यादा संजीदा मामला हैं इस कौम के, इस वक्त बहुत ज्यादा शहरा साहबा बहुत संजीदा मामला हैं। वो नहीं जीतेगा, वो आ जाए 9 सीटों पे, क्या 900 पे खड़े हो, कुछ नहीं हो सकेगा। इन सारी हरकतों से पता चल रहा है कि अभी भी उनके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े मजबूरन उनको कह रहे हैं आप बड़े महान हैं महात्मा। सही है, चलिए जी, चलिए बिल्कुल सही है। मैं आखिर में मुझे नज़ीर लगारी साहब ये बता दीजिए कि आपको इस वक्त जो एक स्ट्रैटेजी तहरीक इंसाफ ने बनाई है हुकूमत के खिलाफ, हुकूमती इत्तेहाद के खिलाफ, और दूसरी स्ट्रैटेजी हुकूमत इत्तेहाद ने बनाई है इमरान खान के खिलाफ, किसकी हिकमत अमली ज्यादा मौसर और कामयाब होती नजर आती है आपको? मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, वो ये है कि पार्लियामेंट के मामला पार्लियामेंट में तय होने चाहिए, अदालतों के मामला अदालतों में तय होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन के मामला इलेक्शन कमीशन में तय होने चाहिए। और अगर हम ये इदारे अपने डोमेन में नहीं रह सकते हैं और अगर इदारे जाकर दूसरे की डोमेन में खेलते हैं तो ये मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। इदारे बेतौकीर हो चुके हैं, इदारों की इज्जत नहीं रही है, पार्लियामेंट की इज्जत नहीं रही है। मैं कहता हूं पार्लियामेंट की कोई इज्जत नहीं रही है और पार्लियामेंट को अंडरमाइन करने में तमाम लोगों का किरदार है, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों का भी किरदार है। ये सारा किरदार बहुत अफसोसनाक है और मुझे ये भी कहना चाहिए कि शर्मनाक है। हमें सबसे सुप्रीम इदारा मुल्क का जो है वो पार्लियामेंट है, हमें पार्लियामेंट की इज्जत की बहाली के लिए चाहे उसमें और पार्लियामेंट को सुप्रीम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपके इस प्रोग्राम, आपके इस पैगाम के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया शहरा साहब आपका भी और सदाकत अली वाज साहब आपका भी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।